चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है VSR अड्डा कंसेप्ट क्लियर तो एग्जाम क्लियर की इस चैनल पे। और सभी बच्चे आज जुड़ जाएंगे जल्दी में, खासकर 12th के बच्चे, क्योंकि आज हम लोग 12th में व्याकरण का क्लास रखा है और इसी व्याकरण से आज हम लोग पढ़ते चलेंगे और काफ़ी डिटेल आज का क्लास होगा। तो सभी बच्चे जो हैं जल्दी से लिंक को शेयर करें, वीडियो को शेयर करिए और सभी बच्चे जुड़ जाइए आज के क्लास से। चलिए, मैं भी आपके साथ आज लिंक को शेयर कर लेता हूं। चलिए, जल्दी सभी बच्चे जुड़ जाएंगे। चलिए, जल्दी सभी बच्चे लिंक को शेयर भी कर देंगे और जल्दी से जुड़ भी जाएंगे सभी बच्चे। चलिए, जय हिंद, गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए, बहुत बेहतरीन। चलिए, तो आज का क्लास हम लोग अब शुरू करते हैं। चलिए, सभी बच्चे लिंक को शेयर कर देंगे। चलिए, आवाज क्लियर आ रहा तो करो ओके लिख दीजिए। यदि आवाज सभी को क्लियर आ रहा है, स्पष्ट नजर आ रहा है, तो एक बार सभी बच्चे ओके लिख देंगे। चलिए, जल्दी सोचे, ओके लिख दीजिए यदि आवाज क्लियर आ रहा है तो। चलिए चलिए, बहुत बेहतरीन। तो चलिए, आज का क्लास अब हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए, देर किस बात की, क्लास शुरू किया जाए अब। चलिए, बहुत बेहतरीन। चलिए, आज का जो क्लास है हम लोग 11वीं 12वीं के लिए हिंदी व्याकरण लेकर आए हैं और हिंदी व्याकरण में खासकर हिंदी भाषा और व्याकरण का हम लोग परिचय करेंगे। तो चलिए, अब टाइपिंग का सेक्शन है जो थोड़ा देर बंद करेंगे और हमारी बातों को ध्यान से सुनेंगे। उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे उन क्वेश्चंस को सभी बच्चे करेंगे। तो चलिए, सभी बच्चे तैयार हो जाइए। और अभी देखिए, क्लास 12th हिंदी व्याकरण की मैं बात कर रहा हूँ। क्लास 12th हिंदी व्याकरण की मैं बात कर रहा हूँ। सभी बच्चे एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे। चलिए, आज कम से कम 12th क्लास में भी 25+ बच्चे होने चाहिए, 25+ भी 12th क्लास में होने चाहिए। कल हम लोग 20 का टारगेट पूरा कर लिए थे बिहार पुलिस में, वहां आज 50+ का टारगेट है और तुम लोग में आज 20+ का टारगेट होना चाहिए। चलिए, बहुत बेहतरीन। तो आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। गुड इवनिंग सभी को। देखिए, 12th हिंदी की जब बात की जाए तो 12th हिंदी में एकदम ध्यान देना है, व्याकरण और किताब दोनों पढ़ना है। और सिलेबस कितना है? 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। यदि तुम पूरे सिलेबस को देखोगे तब 50 ऑब्जेक्टिव बुक से और 50 ऑब्जेक्टिव व्याकरण से रहने हैं। 50 बुक से और 50 व्याकरण से। यदि तुम बुक कम ध्यान दिए हो, व्याकरण के सेक्शन पर ज्यादा ध्यान दिए हो, तो 50 तुम्हारा इधर से भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो किताब तो हम लोग चल ही रहे हैं, किताब में हम लोग ओ सदा निरा पाठ तक खींच दिए हैं। आज हम लोग व्याकरण की बात करेंगे। तो चलिए, व्याकरण की शुरुआत कहाँ से करते हैं, तो सभी बच्चे सुनिए बढ़िया से। व्याकरण पढ़ने से पहले
हम लोग को एक टर्म समझना होता है और वह टर्म है हमारा भाषा। सुनेंगे बढ़िया से, व्याकरण पढ़ने से पहले भाषा समझना बहुत जरूरी है। और भाषा क्या है, भाषा जो है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। पता है कि भाषा एक प्रकार का, भाषा जो है एक प्रकार का साधन है, साधन है जिसके द्वारा हम अपने अभिव्यक्ति को प्रकट करते हैं। अब देखिए कितना बेहतरीन बात है। अभिव्यक्ति का मतलब होता है जो हम सोचते हैं वह दूसरे के सामने प्रकट करेंगे। और दूसरे के सामने कैसे प्रकट करेंगे, तो इसके लिए भाषा का उपयोग करते हैं। और वही देखिए साधन वह है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को, अभिव्यक्ति को दूसरे के सामने प्रकट करें, वही भाषा है। भाषा का मतलब वही हो गया कि हम अपने विचारों को दूसरे के सामने, एकदम सभी का स्वागत है, चलिए ध्यान दीजिए बढ़िया से, हम अपने विचारों को दूसरे के सामने कैसे प्रकट करें, जिस माध्यम से, जिस साधन से प्रकट करेंगे वही भाषा है। और सभी बच्चे जानते हैं, बोलो तुम कुछ सोच रहे हो, तुम कुछ सोच रहे हो तो दूसरा के सामने कैसे प्रकट कर सकते हो। तो पहला है कि बोल दिए कि सर हम ये चीज सोच रहे हैं, तो उसको मौखिक भाषा कहते हैं। बोल दिए तो मौखिक भाषा है। दूसरी बात, बोलो लिख के दिखा दिए। तुम लोग भी आजकल व्हाट्सएप पर मौखिक के अलावा लिखित में ज्यादा विश्वास रखता है। किसी को कुछ बोलना है तो बोलने में तुम थोड़ा ज्यादा नर्वस रहता है, तो डायरेक्ट लिख दिए। तो डायरेक्ट जब लिख दिए तो यही हमारा क्या है, लिखित भाषा है, लिखित भाषा है। और कई बार दोस्त लोग से बतियाना रहता है तो एकदम जो है खींच देते हैं, इशारा में बात कर देते हैं, और यह हमारा सांकेतिक भाषा है। देखो भाषा के 3 रूप हैं। एक रूप क्या है, मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा और तीसरा सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा किसको कहेंगे, जब हम अपने अभिव्यक्ति को दूसरों के सामने बोलकर प्रकट करेंगे। कैसे प्रकट करेंगे, बोलकर। तो बोलकर जब प्रकट करेंगे तो उसको हम लोग मौखिक भाषा कहेंगे। जब लिख कर प्रकट करेंगे, जब लिख कर प्रकट करेंगे तो उसको हम लोग लिखित भाषा कहेंगे। और जब इशारा में चलेंगे तो उसको सांकेतिक भाषा कहेंगे, सांकेतिक भाषा। अब देखो एक क्वेश्चन है तुम सभी से, जल्दी से इसको टाइप कर दोगे, जल्दी से बोलो, इसमें सबसे कठिन कौन भाषा है, सबसे कठिन कौन भाषा है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा या सांकेतिक भाषा? सबसे कठिन कौन भाषा है, जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए। सबसे कठिन कौन भाषा है, लिखित भाषा? जल्दी से आंसर करिए। तो सबसे कठिन सांकेतिक भाषा है। क्यों सबसे कठिन सांकेतिक भाषा है, इसमें इशारा में बात होता है। आजकल के बच्चे जो हैं, आजकल के विद्यार्थी जो हैं, सबसे ज्यादा सांकेतिक भाषा का ही प्रयोग करते हैं, सबसे अधिक सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। क्यों सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं भाई? आज तुम भी कमेंट सेक्शन में या फिर व्हाट्सएप पर जब चैट बतियाते हो तो कई प्रकार के इमोजी भेजते हो, बहुत खुश हो तो ऐसा इमोजी भेज दिया, यह संकेत में है कि वाह दांत निकाल दिए। एकदम दुखी हो, बात करे के मन नहीं है तो ई वाला भेज दिए, ई वाला भेज दिए। और एकदम नाराज है तो लोड उर भी चुआ देते हैं। कोई कुछ भेज दिया खाना के, टेस्ट करके देखो जी कैसा लग रहा है, तो एकदम जो है जीभ निकाल के उसको बता रहे हैं। तो यह जो है कैसा भाषा है, यह हमारा लिखित भाषा है। कैसा भाषा, सॉरी सांकेतिक भाषा है। और सांकेतिक भाषा का ही उपयोग हम लोग अभी के टाइम पर एकदम चैटिंग में, कमेंट बॉक्स में सबसे ज्यादा करते हैं। बहुत बेहतरीन, एकदम इसी प्रकार का करते हैं। अब चलिए दूसरा लिखित भाषा है। महत्वपूर्ण कार्य लिखित भाषा में होते हैं, क्योंकि अब मौखिक बात पर किसी को भरोसा ही नहीं।
तुम्हारे घर में जितने कागजात होंगे, कानूनी कार्रवाई होगी, जमीन संबंधी कागजात होंगे, सब लिखित में होगा। अगर कोई आदमी तुमको बोल दिया कि जाओ तुमको 2 कट्ठा दे दिए, तुम कहेगा ना ना हम ऐसे नहीं मानेंगे, लिख के दीजिए। क्योंकि अभी के टाइम पर बात का कोई भरोसा नहीं है। बात का भरोसा पहले था, अभी के टाइम पर कहाँ बात का भरोसा है। पहले था प्राण जाए तो जाए लेकिन वचन नहीं जाए। अभी है कि वचन भाड़ में जाए प्राण रहे। अभी चेंज हो गया है। चलिए बहुत बेहतरीन। तो अभी हम लोग जो क्लास कर रहे हैं, लिखित भाषा एकदम महत्वपूर्ण है। और दूसरा हम लोग चले इसमें मौखिक भाषा। तो मौखिक भाषा का कोई वैल्यू नहीं है, यह सबसे आसान भाषा है। तो देखिए भाषा का हम लोग प्रकार देख लिए, भाषा का क्या टाइप होता है, क्या प्रकार होता है, इसी को सीख लिए। अब बहुत बढ़िया, दिल तोड़ने पर वैसा इमोजी भेजते हैं, बहुत बढ़िया आनंद गुप्ता, यस सर। चलिए जो बच्चे नए जुड़ते हैं एकदम चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग व्याकरण की बात कर रहे हैं। देखो भाषा में 1-2 बात और तुमको हम क्लियर कर दे तो बड़ा बेहतरीन तुमको लगेगा। जैसे अब तुमसे हम पूछते हैं, थोड़ा देखो कितना बढ़िया है। अब जल्दी बताओ, हम लोग जो अभी सुन रहे हैं वह मैं किस भाषा में तुमको समझा पा रहा हूं, जल्दी से आंसर करो। अभी जो मैं तुम लोग को बोल रहा हूं, जो तुम लोग मेरी बातें समझ पा रहे हो, मेरे अंदर क्या भी व्यक्ति है, क्या मैं विचार कर पा रहा हूं, तुम्हारे सामने कैसे प्रकट कर रहा हूं, किसके द्वारा, तो भाषा के द्वारा, इस भाषा के द्वारा। और भाषा में कौन भाषा, तो हिंदी भाषा। सुनेंगे बढ़िया से, भाषा में हिंदी भाषा। लेकिन भाषा को लिखित रूप से जब लिखते हैं तो लिखित में उसका माध्यम चेंज हो जाता है और उस माध्यम को लिपि कहते हैं। उस माध्यम को क्या कहेंगे, लिपि। और हिंदी जो भाषा है, हिंदी जो भाषा है उसका लिपि देवनागरी है। एकदम याद रखोगे, हिंदी भाषा का लिपि क्या है, देवनागरी। हिंदी के बाद अगर मैं चल दूं तो तुमसे पूछूं कि अंग्रेजी, अंग्रेजी कौन भाषा है, अंग्रेजी कौन भाषा है, तो अंग्रेजी भाषा का लिपि रोमन है, रोमन है। और हम लोग पंजाबी भाषा का भी याद रखेंगे, इसकी लिपि गुरुमुखी है। यानी हर भाषा को व्यक्त करने के लिए अलग अलग लिपि का प्रयोग करते हैं और इसी लिपि को हम लोग साधन के रूप में देखते हैं। तो चलिए बहुत बेहतरीन क्लास रहा, आप लोग समझ भी खूब बढ़िया से रहे हैं। तो यह देखिए लिपि भी समझ गए। अब चले हम लोग भाषा से आगे बात करते हैं, सुनेंगे बढ़िया से। यदि भाषा को शुद्ध शुद्ध बोल दे, शुद्ध शुद्ध लिख दे और शुद्ध शुद्ध पढ़ ले तो उसी को व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, व्याकरण। यही हमारा व्याकरण है। और व्याकरण में एकदम हिंदी जो हम लोग चलते हैं, लैटिन प्राचीन भाषा है, उसी लैटिन का रूप आजकल इंग्लिश में आया हुआ है। चलिए ध्यान दीजिए, व्याकरण के रूप में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो सुनेंगे हम लोग व्याकरण में हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। यह सबसे इंपॉर्टेंट है। और हिंदी व्याकरण में है क्या, तो सबसे पहले वर्ण विचार। हिंदी व्याकरण में क्या है, सबसे पहले वर्ण विचार। वर्ण विचार के बाद यहाँ शब्द विचार, शब्द विचार। और शब्द विचार के बाद वाक्य विचार, वाक्य विचार। और वाक्य विचार के बाद चिन्ह विचार, चिन्ह विचार के बाद छंद विचार। चिन्ह विचार के बाद क्या है जी, छंद विचार। तो यह देखिए हम लोग का हिंदी व्याकरण का सिलेबस है। इसी में पूरा ऐड करेंगे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, डॉट 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 इत्यादि। तो उस सेक्शन से भी कुछ प्रश्न हम लोग के बनेंगे। लेकिन पहला काम है हम लोग का यह सेक्शन कंप्लीट करना। तो चलिए सभी बच्चे एक बार पुनः से लिंक को शेयर करिए और जो सोए हुए मित्र हैं उनको जगाइए और आज का जो संडे है उसको सुपर बनाइए। तो चलिए बहुत बेहतरीन। तो चलिए हम लोग आज का क्लास एकदम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग अभी पढ़ेंगे थोड़ा और डिटेल। देखिए व्याकरण में हम लोग अभी पढ़े कि वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार,
और छंद विचार, और साथ में पढ़ेंगे पत्र लेखन और निबंध, निबंध पढ़ेंगे। दूसरी बात तुमको समझाएंगे तो बड़ा मजा आएगा जी, बड़ा मजा आएगा। अच्छा तुमसे हम एक बात पूछते हैं, हिंदी बढ़िया है कि अंग्रेजी? क्या लगता है तुमको, कौन वाला बढ़िया लगता है? हिंदी बढ़िया लगता है कि अंग्रेजी बढ़िया लगता है? कौन भाषा बढ़िया है, हिंदी भाषा कि अंग्रेजी भाषा? जल्दी से आंसर करिए, बढ़िया भाषा कौन है, हिंदी की अंग्रेजी? चलिए, बढ़िया भाषा तुमको कौन लग रहा है, हिंदी बढ़िया भाषा है कि अंग्रेजी बढ़िया भाषा है? तुमको कौन भाषा बढ़िया लग रहा है? चलिए जल्दी से बताइए। चलिए, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। तो देखो, हिंदी और अंग्रेजी का कुछ मैं इंपॉर्टेंस बता रहा हूं, कुछ मैं एकदम महत्व बता रहा हूं, बड़ा बेजोड़ है चीज। देखो अंग्रेजी कितना बदमाश है जो समझो। अंग्रेजी ए से शुरू होता है जी और जेड पर खत्म होता है। ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, और जेड फॉर जेबरा, जेड फॉर जेबरा। अब एप्पल माने सेव, सेव खोजे जंगल में जाओ, जंगल में जाओ। और जेडरा जेबरा, जेबरा माने जानवर, इस जंगल में ले जाके जानवर बना के छोड़ देगा, जंगल में ले जाके जानवर बना के छोड़ देगा। हिंदी देखो, हिंदी आ से शुरू होता है और ज्ञ पर खत्म होता है। हिंदी जो है आ से शुरू होता है और ज्ञ पर खत्म होता है। आ से अनपढ़ और ज्ञ से ज्ञानी, अनपढ़ से ज्ञानी बना देता है जी हिंदी। हिंदी अनपढ़ से ज्ञानी बनाता है हिंदी। हिंदी में लिखने में प्रॉब्लम होती है, हिंदी में लिखने में प्रॉब्लम होती है तो बैठ के डेली 4 पन्ना किताब से राइटिंग लिखो तो प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। दूसरी बात, अंग्रेजी अपन आगे वाला के डांटता है कि चुप, जैसे कहेंगे नाइफ, नाइफ, तो एन के डांटले है कि साइलेंट, हम आवेंगे पहले कि डांटता है कि साइलेंट। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में एस जो है पी को डांटता है कि तुम साइलेंट रहो। हिंदी में ऐसा बात नहीं है जी, हिंदी बड़ा बेहतरीन है, हिंदी इतना इंपॉर्टेंट है कि पूछो मत। हिंदी कहता है कि जब चलेंगे तब पूरा चलेंगे, यदि कोई वर्ण आधा है, हिंदी लिखने में देखो ना आधा है तो अगला वर्ण कहता है कि मेरा पीठ पर आ जाओ, पीठ पर आ जाओ। लेकिन यदि यदि पीठ पर जगह नहीं है तब माथा पर बैठ जाओ। ये देखो यहाँ आधा वर्ण माथा पर है और माथा पर भी जगह नहीं है, माथा पर भी नहीं है तो पैर में लटक जाओ, पैर में लटक जाओ। यहाँ देखो यह क्रम में कि क्रज में रा देखो पैर में लटक गया। कितना बेहतरीन हिंदी है जी, कितना बेहतरीन हिंदी है। तो चलिए कोई बात नहीं, आज का क्लास हम लोग आगे चले और बढ़िया टॉपिक वर्ण विचार से शुरू करते हैं। बाकी सभी बच्चों को मैंने हिंदी का इंपॉर्टेंस समझा दिया, अभी वर्ण विचार पढ़ेंगे और साथ में देखिए वर्ण विचार से भेद भी है, तो पहले वर्ण विचार पढ़ लिया जाए। तो सभी बच्चे जल्दी से एक अंगूठा भेजिए, एक थंब इम्प्रेशन भेजिए कि चलिए सर पहले वर्ण विचार हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद इससे आने वाले ऑब्जेक्टिव को हल करेंगे। तो चलिए जल्दी से सभी बच्चे एकदम थंब का इंप्रेशन भेजिए, तेजी में जल्दी से भेजिए। चलिए जल्दी से सभी बच्चे थंब का इंप्रेशन भेजेंगे और हम लोग अभी वर्ण पढ़ना शुरू करेंगे और जितना हो सकता है सभी बच्चे लिंक को शेयर करेंगे। यूज नहीं होता है तुम लोग उसको यूज करता है। आज वैश्वीकरण के दौर में हिंदी विदेशी क्रिकेटर बोल रहा है, बताओ मोदी जी विदेश में जा जाके प्रणाम और नमस्कार करवा रहे हैं। अपना देश का वैल्यू दोगे तब ना। तुम लोग को दाल चावल से बढ़िया चाटे चौमिन लगता है, इसमें घर वाला का क्या गलती है? दाल चावल से एनर्जी मिलेगा, चाट चौमिन लीवर खराब कर देगा।
तुम गांव में 4 दिन इंग्लिश बोल के देखो, ज्यादा नहीं, जिससे मिलो केवल 4 दिन बोल के लिखो। हेलो, यस, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, व्हाट इज योर नेम। अगला दिन गांव के लइकन बैठ के बतियाएगा। एक सेकेंड, चलिए अगला दिन लोग बतियाएगा कि इसका दिमाग तो नहीं ना घसक गया है, खाली ही अंग्रेजी में बोल रहा है। चलिए बहुत बेहतरीन। तो हम लोग सभी बच्चों ने जो थंब का इंप्रेशन दिया, अब मैं वर्ण शुरू करने जा रहा हूं। तो चलिए वर्ण से क्लास सभी बच्चे शुरू करेंगे। देखिए वर्ण है क्या जी, तो वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई। वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसको ध्यान रखेंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन है, तो वर्ण। वर्ण कहते किसको है, तो कहता है जिसका लघुत्तम ध्वनि खंड नहीं किया जाए, लघुत्तम ध्वनि खंड नहीं कर सकते हैं, उसी को वर्ण कहते हैं। देखो बहुत बेहतरीन लाइन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है और जिसका लघुत्तम ध्वनि खंड नहीं कर सकते हैं तो वही हमारा वर्ण है। वर्ण हमारा वही। अब जैसे हम तुमको लिख दिए आ वर्ण है कि नहीं, आ वर्ण है कि नहीं, जल्दी यस या नो, जल्दी से आंसर करेंगे। आ वर्ण है कि नहीं। जो नए बच्चे चैनल से जुड़ेंगे एकदम सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए आ वर्ण है, बिल्कुल वर्ण है, इसका लघुत्तम ध्वनि खंड नहीं कर सकते हैं। क वर्ण है, इसका लघुत्तम ध्वनि खंड नहीं कर सकते हैं। ग वर्ण है, इसका लघुत्तम ध्वनि खंड नहीं कर सकते हैं। और इन सभी जो देख रहे हो आ खा गा घा पा फा बा भा मा, इस सब क्या है, वर्ण। ये क्या है, वर्ण है। बिल्कुल आप लोग बढ़िया समझ रहे हो। अब देखो हम लोग कुछ बेहतरीन बात पर चल रहे हैं। वर्ण के प्रकार को समझना इंपॉर्टेंट है जी। वर्ण के प्रकार को, वर्ण के प्रकार को, और वर्ण के प्रकार दो होते हैं, ध्यान देंगे। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, तो वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। एक को स्वर वर्ण कहते हैं और दूसरे को व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो वर्ण के कितने प्रकार हो गए, ऑब्जेक्टिव परीक्षा में आसान है कि वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, तो 2 अक्षर में गिन लेना कि 1 आदु, तो 2 प्रकार। वर्ण के कितने प्रकार होंगे, तो वर्ण के 2 प्रकार होंगे। सभी बच्चे इसको याद रखेंगे कि वर्ण के कितने प्रकार होते हैं जी, तो वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। सभी बच्चों का स्पष्ट होना चाहिए। चलिए बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। अब स्वर वर्ण किसको कहेंगे, स्वर वर्ण बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्वर वर्ण किसको कहेंगे, क्या है स्वर वर्ण, तो कहता है कि जिस वर्ण का उच्चारण, जिस वर्ण का उच्चारण स्वयं हो, जिस वर्ण का उच्चारण क्या हो, स्वयं हो, किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़े, उसी को स्वर वर्ण कहते हैं। जिस वर्ण का उच्चारण क्या हो, स्वयं हो, जिस वर्ण की उच्चारण के लिए कोई और वर्ण नहीं आए। जैसे अब हम तुमको कहें आ, क्या आ अपने उच्चारण में कोई और वर्ण का प्रयोग कर पा रहा है, नहीं। आ अपने उच्चारण में कोई और वर्ण का प्रयोग नहीं कर रहा है। लेकिन तुमको कहें का, देखो तुमको का कह दे तो का का मतलब क्या हुआ कि आधा का जोड़ आया है, कि आधा का जोड़ आया है। तुमको कह दे गा, गा कह दे, घा कह दे, माँ कह दे,
तो ये आधा ग जोड़ अ है, इस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण आ रहा है, और जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण आएगा जी, जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण आएगा उसको व्यंजन वर्ण कहेंगे, और जिस वर्ण का उच्चारण किसी की सहायता से नहीं होगा उसको स्वर्ण वर्ण कहेंगे। और चलिए स्वर्ण वर्ण की संख्या कितना है, जल्दी से सभी बच्चे टाइप करिए। स्वर्ण वर्ण की संख्या टोटल कितना है, सभी बच्चे जल्दी से टाइप करेंगे। स्वर वर्ण की टोटल संख्या कितनी है, जल्दी से टाइप करिए। चलिए बहुत बेहतरीन। वर्ण क्या है सर? चलिए अभी वितरी का मतलब अंतस्थ वर्ण है, अभी उस पर भी आएंगे, टेंशन नहीं लेना है, तब चलेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। तो स्वर्ण वर्ण की संख्या जो है बिल्कुल 11 है, बहुत बेहतरीन। और यह कौन कौन है, तो ध्यान देंगे आ ई उ ए री ओ और औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्ण है। स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी है, 11। स्वर्ण वर्ण की कुल संख्या 11 है, यह सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। स्वर्ण वर्ण की कुल संख्या कितनी है, 11 है। स्वर्ण वर्ण की कुल संख्या 11। अब आई पढ़ते हैं तो इसमें जो है अन और आह भी आता है जी, अन और आह भी आता है। क्या यह स्वर्ण वर्ण है, यस या नो? अन और आह भी आता है। जब पढ़ते हैं हम लोग इसको तो अन और आह भी आता है। क्या अन और आह स्वर वर्ण है, यस या नो? अन और आह स्वर वर्ण है, यस या नो? जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे। स्वर वर्ण अन या आह है कि नहीं? तो यह स्वर वर्ण नहीं है। अन और आ को स्पेशल हम लोग नाम देते हैं अयोग बा। इसको हम लोग अयोग बा कहते हैं जी। नहीं, अन और आ स्वर वर्ण नहीं है, यह अयोग बा है। यह क्या है बच्चों, अयोग बा है, यह अयोग बा है। उसमें भी अन पर ध्यान देना है। जो मैं अन की बात कर रहा हूं, इस अन को अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार का मतलब अन होता है, इसी अन को अनुस्वार कहते हैं। और इस आ को विसर्ग कहते हैं। आह मतलब विसर्ग, यह हमारा विसर्ग है। यह क्या है, विसर्ग है। तो मैं समझता हूं कि स्वर्ण वर्ण का कंसेप्ट सभी बच्चे समझ गए। चलिए जल्दी से, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद इसको हम लोग और डिटेल करने वाले हैं। चलिए 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बहुत बेहतरीन, चलिए हो गया। अब ध्यान देंगे, स्वर्ण वर्ण को थोड़ा और डिटेल करते हैं। स्वर्ण वर्ण अभी देखें कितना है, तो 11 है। कितना है, 11। अब जल्दी बताइए स्वर्ण वर्ण कितने प्रकार के हैं? स्वर्ण वर्ण कितने प्रकार के हैं, जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे। स्वर्ण वर्ण तो 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन स्वर्ण वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, सभी व्यक्ति आंसर करेंगे। क्यों सर, अन और आ में पूछ रहे हो? तो देखो, अन और आ में आ स्वर है लेकिन न व्यंजन है, न व्यंजन है। और आ स्वर्ण है लेकिन विसर्ग में हा आता है, और यह क्या है, व्यंजन है। इसमें दोनों का मेल है, और दोनों का मेल है, इसीलिए इसको अयोगवाह कहते हैं। और पूछेगा हिंदी व्याकरण में अयोगवाह की संख्या कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। हिंदी व्याकरण में अयोगवाह कितने होते हैं, 2 होते हैं, ध्यान रखेंगे।
स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी है? तो बिल्कुल 11। लेकिन स्वर्ण वर्ण के जब प्रकार की बात चलेंगे, प्रकार की बात चलेंगे इसके प्रकार के, तो मुख्य रूप से इसके दो प्रकार हैं बच्चों। मुख्य रूप से इसके कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं। और यह दो प्रकार कौन कौन है? तो एक प्रकार इसमें ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर, और दूसरा दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर है। जैसे स्वर्ण वर्ण पढ़ते हो कि सर आ ई उ ए री ओ और औ, यह सभी हमारा, यह जो सभी देख रहे हो यह सभी हमारा स्वर्ण वर्ण है। लेकिन इसमें कुछ वर्ण ऐसे हैं, कुछ वर्ण ऐसे हैं जिसके उच्चारण में समय कम लगता है। जैसे आ ई उ री, तो इसमें समय कम लगता है। तो जिसके उच्चारण में समय कम लगता है उसको हर्ष स्वर कहते हैं। लेकिन इसी में बोलो आ, इसी में बोलो ई ए ओ औ, तो देखो इन वर्णों में समय अधिक लगता है और इसको दीर्घ स्वर कहते हैं। हर्ष स्वर की संख्या 4 होती है और दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है, ध्यान देना। और एक तुम लोग पढ़ा होगा, ऐसे करके पढ़ा होगा, इसको हम लोग ओम पढ़ते हैं। ओम को हम लोग प्लुत स्वर के श्रेणी में रखते हैं, यह सभी बच्चे याद रखेंगे। ओम हमारा अपवाद में जाएगा, यह कैसा श्रेणी होगा? प्लुत स्वर। तो चलिए सभी बच्चों का कंसेप्ट क्लियर है। दीर्घ स्वर कितने हो गए? 7, हर्ष स्वर 4। ओम कैसा स्वर है? प्लुत स्वर। बहुत बेहतरीन। ओम कैसा है? प्लुत स्वर। बहुत बेहतरीन जी, बहुत बेहतरीन। अब ध्यान देंगे बढ़िया से व्यंजन वर्ण पे, व्यंजन वर्ण पर। तो कहता है कि जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है, स्वर वर्ण की सहायता से होगा जी। किसकी सहायता से? स्वर वर्ण की सहायता से होता है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण। और व्यंजन वर्ण की कुल संख्या हम लोग जानते हैं 33 है, 33 है। क से लेके ज्ञ तक व्यंजन वर्ण है। क से लेके कहां तक? ज्ञ तक। लेकिन व्यंजन वर्ण के कुछ प्रकार हैं और उन प्रकारों को समझना होगा। जैसे व्यंजन वर्ण का पहला प्रकार हम लोग पढ़ेंगे, तो पहला प्रकार है स्पर्श व्यंजन वर्ण। पहला प्रकार है स्पर्श व्यंजन वर्ण। देखिए नाम क्या है, स्पर्श व्यंजन वर्ण क्या है जो सुनेंगे, बड़ा देखो बेहतरीन इसका वर्ण है स्पर्श व्यंजन वर्ण। स्पर्श व्यंजन वर्ण क्या है? कहता है कि जिन वर्णों का उच्चारण कंठ, मूर्धा, तालु, दंत और ओष्ठ, कंठ, मूर्धा, तालु, दंत और ओष्ठ के पूर्ण स्पर्श से होता है, पूर्ण स्पर्श से होता है, उसे हम लोग स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। अभी कंठ क्या है जो समझो। जैसे मैंने लिखा क वर्ग, क वर्ग का मतलब क से लेके आड़ा तक इसका पूरा परिवार को कवर्ग कहेंगे। क ख ग घ अंगा, इसको क्या कहेंगे? क से लेके ज्ञ तक, सॉरी अंगा तक क्या होगा? कवर्ग। बोलो च से लेके च छ ज जा यहाँ तक हम लोग चलेंगे इसमें, तो इसको हम लोग चवर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे? चवर्ग कहेंगे। ट से लेके न तक, तो इसको हम लोग टवर्ग कहेंगे। ट से लेकर न तक टवर्ग होगा। त वर्ग, त से लेके न तक, और प वर्ग, प से लेके प फ ब भ म तक। यह सभी देखो, इन सभी का उच्चारण हमारे जो सिस्टम उच्चारण है उसमें अलग अलग रूप से होता है। जैसे यदि मैं कह दूं कि कवर्ग, तो क
क वर्ग का मतलब क्या हो गया? क ख ग घ अंगा, और क से लेके अंगा तक क वर्ग है, ये जहां से निकलेगा उसको कंठ कहेंगे, कंठ कहेंगे। च वर्ग च छ ज झ य, जीभ जहां पे टच कर रहा है उसको मूर्धा कहेंगे। एकदम ध्यान दो, सॉरी इसे मिस्टेक हो गया, पहले तालु आएगा, पहले तालु और फिर मूर्धा। च वर्ग तालु से होगा, चवर्ग तालु से, च छ ज झ य, जहां जीभ टच करेगा तो तालु है। ट ठ ड ढ न, जहां ट ठ ड ढ न तही मूर्धा है, और त थ द ध न तही दंत है। प फ ब भ म तो देखो ओष्ठ है। और इन सभी के स्पर्श से जिन वर्णों का उच्चारण होता है, इन सभी के स्पर्श से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। और स्पर्श व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है? स्पर्श व्यंजन वर्ण की संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है? जल्दी बोलिए, स्पर्श व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है? तो बिल्कुल 25 है। सभी बच्चे ध्यान देंगे। बहुत बेहतरीन, सभी का स्वागत है। जो नए बच्चे एकदम जुड़ रहे हैं, लिंक को जो है बहुत बढ़िया तरीके से अपने मित्रों के पास शेयर करेंगे। आज क्लास 11 12 के लिए एकदम समझिए, जो मैराथन क्लास व्याकरण रखा गया है उसमें बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए, बहुत बढ़िया आप लोगों ने समझा, बहुत बेहतरीन। चलिए, उसी प्रकार हम लोग स्पर्श के बाद देखते हैं ऊष्म व्यंजन वर्ण, ऊष्म व्यंजन वर्ण। और ऊष्म के बाद हम लोग जानते हैं अंतस्थ व्यंजन वर्ण, अंतस्थ व्यंजन वर्ण, अंतस्थ व्यंजन वर्ण। और अंतस्थ के बाद हम लोग देख ले यहाँ पर अल्पपरान, अल्पपरान, दूसरा महापरान, और तीसरा घोष, घोष, और फिर अघोष। यदि तुम लोग इतना समझ जाते हो तो परीक्षा में एकदम निश्चित रहो, वर्ण से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, वर्ण से तुम्हारे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं। ऊष्म किसको कहते हैं? तो जिसको बोलने में अधिक ऊष्मा निकलता है, तलबिस्ता, मूर्धनिस्ता, दंतिस्ता, हा, इन सभी को ऊष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। और ऊष्म व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है बच्चों? 4 होती है। कितनी? 4। अंतस्थ व्यंजन वर्ण, जो जीभ जिसको बोलने में कहीं भी मुंह के अंदर टच नहीं करेगा, लगेगा कि टच किया है लेकिन टच नहीं करेगा, तो उसको हम लोग अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहेंगे। जैसे या, रा, ला, वा। और अंतस्थ व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है? तो इसकी भी 4 है। अल्प प्राण, प्रत्येक वर्ग के 1 3 5, 1 3 का 5 मतलब हो गया क ख ग घ अंगा, तो इसमें 1 हो गया क ख ग घ अंगा। प्रत्येक वर्ग के प्रथम तृतीय और पंचम वर्ण को अल्प प्राण कहते हैं। और 5 3 15 इसकी संख्या है। प्रत्येक वर्ण के वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण को ख घ, तो दूसरा और चौथा, च छ ज झ, छ और झ, दूसरा और चौथा, इसको महाप्राण कहते हैं। और इसकी संख्या 10 है। इसकी संख्या कितनी है? 10। पहला और दूसरा सुनेंगे बढ़िया से, 1 मिनट। पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग के पहला और दूसरा वर्ण को अघोष वर्ण कहते हैं। क ख, च छ, ट ठ, त थ और प फ, ये 5 दूनी 10 वर्ण होगा। बोलो स्पष्ट है सभी लोग? तो उसके बाद घोष, प्रत्येक वर्ग का 3 4 5 पूरा का पूरा स्वर, या, रा, ला, वा, हा, इन सभी को हम लोग घोष कहते हैं। तो बोलिए 5 3 15, 11 26 और 5 31। घोष की संख्या कितना है? 31। बहुत बढ़िया। तो एक बार तेजी में, ऊष्म व्यंजन वर्ण 4, अंतस्थ या, रा, ला, वा, टोटल 4, अल्प प्राण 1 3 5 प्रत्येक वर्ग का, तो 5 3 15, महाप्राण
प्रत्येक वर्ग का 2 4, तो बोलो 5 दूनी 10, 5 वर्ग है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। घोष में 3 4 5 प्रत्येक वर्ग का, तो 1 में 3 तो 5 या 15, सभी स्वर तो 11, 15 25 और 1 26, और या रा ला वा हा तो 31, और पहला दूसरा को हम लोग अघोष कहते हैं, तो अघोष कितना हो गया 10। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, एकदम जो है सभी बच्चे गर्दा उड़ा के पढ़ रहे हैं। चलिए तो अगले कंसेप्ट में हम लोग चले, और अब बारी आ गया तुम्हारा। मेरा एनर्जी जहां तक लगाना था मैंने लगा दिया, अब आपकी बारी। सर आप कहां से हैं? मैं ज्ञान एवं मोक्ष की धरती गया से हूं। चलिए आप सभी लोग अब आंसर करना शुरू करिए, तो सभी बच्चे तैयार हो जाइए, अब आपकी बारी। अब जो है आपकी बारी। वर्ण के कितने भेद होते हैं? चॉइस ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। वर्ण के कितने भेद होते हैं? जल्दी से आंसर करिए। वर्ण के कितने भेद हैं? चॉइस ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। वर्ण के कितने भेद हैं? चॉइस ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। जल्दी से आंसर करिए। वर्ण के कितने भेद होते हैं? चलिए बहुत बढ़िया, आंसर आना शुरू हो गया आप सभी बच्चों का। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, आप सभी बच्चों का आंसर आना शुरू हो गया है। वर्ण के कितने भेद होते हैं? चलिए बहुत बेहतरीन, आनंद गुप्ता 3, नालायक अभी समझाया कि 3 नहीं होता है 2 होता है। चलिए तो वर्ण के कितने भेद हैं? 2। एक का नाम है स्वर और दूसरा का नाम है व्यंजन। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, विक्रम कुमार 2। चलिए बहुत बेहतरीन आंसर। इसके बाद हम लोग चले अगले नंबर पर। देखो अगला का जरा आंसर बताओ, अगला का आंसर बताओ, तब मैं मानूं कि तुम हिंदी पढ़ते हो, तुम्हारे टीचर हिंदी पढ़ाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर देना है सभी बच्चे को। राम का वर्ण विभाजन होगा। वर्ण विभाजन का मतलब वर्ण विच्छेद होगा। राम का वर्ण विच्छेद क्या होगा? चॉइस ए में है र जोड़ आ जोड़ म जोड़ आ, बी में है आधा र जोड़ आ जोड़ आधा म जोड़ आ, और सी में है रा जोड़ म, और डी में है र जोड़ आ जोड़ म जोड़ आ। इस प्रश्न का आंसर करो दूसरे नंबर का, जल्दी से। चलिए दूसरे प्रश्न का आंसर करना शुरू करिए। बहुत बढ़िया, दूसरा का डी, दूसरा का डी। चलिए बाकी लोग आंसर करिए, सभी बच्चे तेजी में आंसर करेंगे दूसरे नंबर क्वेश्चन का। चलिए जल्दी से आंसर करिए। राम का वर्ण विक्षेपण क्या होगा? वर्ण अंगद गुप्ता बी। चलो बहुत बेहतरीन, बिल्कुल एकदम सही बना रहे हो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो देखो पहले समझा देते हैं। यदि हम लिख दिए इसमें कमल, हम कमल लिख दी, तो इसका कैसे वर्ण विच्छेद करोगे? तो कमल है तो आधा का जोड़ आ, म है तो आधा म जोड़ आ, और ल है तो आधा ल जोड़ आ। किसी में हलंत लग जाएगा तो क्या होता है? आधा हो जाता है। क्या होता है? आधा। अब राम है, राम, तो राम का संधि विच्छेद क्या होगा? पहले आधा रा जोड़ आ और फिर आधा म और जोड़ आ। तो सही आंसर बिल्कुल सही बनाए कई बच्चे। 2 का बी बिल्कुल सही आंसर था जी, 2 का बी जो है बिल्कुल, और बहुत बेहतरीन आंसर किया आप सभी। चलिए बहुत बढ़िया। ऊष्म व्यंजन कितने हैं? ऊष्म व्यंजन कितने हैं? चॉइस ए 2, बी 4, सी 6 और डी 8। जल्दी से आंसर करिए तीसरा नंबर क्वेश्चन का। हम लोग अभी पढ़े हैं ऊष्म व्यंजन कितने हैं, जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से आंसर करना है। ऊष्म व्यंजन कितने हैं, जल्दी से आंसर करिए। बहुत बढ़िया, वसीम अंसारी बी, बहुत बेहतरीन। आनंद गुप्ता बी, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। तो मैंने यही बताया ऊष्म व्यंजन वर्ण, उस मतलब बोलने में ज्यादा
घर्षण होगा। तलबिस स, मूर्धन्य स, दंती स और ह, इसी को ऊष्म व्यंजन वर्ण कहेंगे। और ऊष्म की संख्या कितनी है? 4। बहुत बेहतरीन, लगभग सभी बच्चों का आंसर एकदम बढ़िया रहा जी, बहुत बेहतरीन। प और फ का उच्चारण स्थान कहाँ है? प और फ का उच्चारण स्थान कहाँ है? चॉइस ए मूर्धा, बी तालु, सी दंत और डी ओष्ठ। 4 का आंसर करिए, 4 का आंसर करिए। प और फ का उच्चारण स्थान कहाँ है? चॉइस ए मूर्धा, बी तालु, सी दंत और डी ओष्ठ। प और फ का उच्चारण स्थान कहाँ है? चलिए जल्दी सही बच्चे आंसर करिए। प और फ का उच्चारण स्थान कहाँ है? चलिए बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। तो हम लोग अभी पढ़े हैं कि जब कहेंगे कवर्ग तो कहना है क्या? कंठ। जब कहेंगे चवर्ग तो कहना है क्या? तालु, तालु। और जब कहेंगे टवर्ग तो कहना है मूर्धा। और जब कहेंगे तवर्ग तो कहना है दंत। और जब कहेंगे पवर्ग तो कहना है ओष्ठ। और पवर्ग में ही तो प और फ आते हैं। सही आंसर 4 का डी। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन आंसर कर रहे हैं सभी बच्चे। 4 के बाद आ जाइए अगले नंबर पे। कवर्ग को किस नाम से जानते हैं? चॉइस ए कंठ वर्ण, तालव्य वर्ण, दंतोष्ठ वर्ण, ओष्ठ वर्ण। जल्दी से आंसर करिए। कवर्ग को किस वर्ण के नाम से जानेंगे? चलिए जल्दी से सभी बच्चे आंसर करिए। कवर्ग को किस नाम से जानेंगे? चलिए बहुत बेहतरीन। कवर्ग को किस नाम से जानेंगे? चॉइस ए कंठ वर्ण, बी तालव्य वर्ण, सी दंतोष्ठ वर्ण और डी ओष्ठ वर्ण। चलिए बहुत बेहतरीन, आंसर करते जाइए तेजी में एकदम। कवर्ग को किस नाम से जानते हैं? चॉइस ए कंठ वर्ण, चॉइस बी तालव्य वर्ण। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन आंसर है सभी बच्चों का, बहुत बेहतरीन। एकदम कवर्ग को जो है कंठ वर्ण के नाम से जानेंगे। 5 का ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया। अनुस्वर्ग और विसर्ग क्या है? चॉइस ए द्वित्व, नासिक के, अयोग वाह या द्विगुण। अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग क्या है? चॉइस ए द्वित्व, बी नासिक के, सी अयोग वाह और डी में द्विगुण। जल्दी से आंसर करिए। आदित्य कुमार ए। चलिए जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे। अनुस्वार और विसर्ग क्या है? चॉइस ए में द्वित्व, बी में नासिक के, सी में अयोग वाह और डी में द्विगुण। चलिए जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे। वसीम अंसारी सी। चलिए बहुत बढ़िया। अनुस्वार का मतलब अभी समझाया था मैंने, इसी को अनुस्वार कहते हैं और विसर्ग इसको कहते हैं। और अनुस्वर्ग और विसर्ग दोनों अयोग वाह हैं। औ का सही आंसर सी होगा। बहुत बेहतरीन। ह वर्ण क्या है? ह वर्ण क्या है? घोष, अघोष, अंतस्थ, ऊष्म। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए। ह जो वर्ण है वह क्या है? ह वर्ण क्या है? घोष, अघोष, अंतस्थ, ऊष्म। ह वर्ण क्या है? जल्दी से आंसर करिए। ह वर्ण क्या है? घोष, अघोष, अंतस्थ, ऊष्म। ह जो वर्ग देख रहे हो यह थ वर्ग क्या है? ह वर्ग क्या है? चलिए जल्दी से आंसर करिए। वसीम अंसारी सी, सी। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करते जाइए। ह वर्ग को किस श्रेणी में रखेंगे? गौरव साहू सी। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। ह वर्ग को किस श्रेणी में रखेंगे? इस समय टाइप करने का बारी है तो जल्दी जल्दी टाइप करेंगे। जल्दी से टाइप करिए। सी। तो अंतस्थ वर्ण बता दे आपको, यह रा ला ओवा होता है, इसमें था कहीं नहीं है। पायल रजक बी।
बिल्कुल सही आंसर है शुभांशु यादव, ए गलत जवाब है। पायल रजक बी बिल्कुल सही है। चलिए, तो ए वाले सही है। जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और एकदम वीडियो लाइक करिए सभी लोग। जितने आप लोग देख रहे हैं उतने लाइक नहीं है, तो पहले नंबर जो व्यक्ति लाइक नहीं किए हैं, जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं, सबसे पहले लाइक बटन दबाइए और एनर्जी अपने तरफ से मेरे अंदर भेजिए। चलिए, बहुत बेहतरीन। सभी बच्चे लिंक को शेयर भी करेंगे, बहुत बढ़िया। अब ध्यान दीजिए बढ़िया से। देखो, घोष में समझाए थे कि 3 4 5 और पूरा का पूरा स्वर्ग और या रा ला ओवा हा, या रा ला ओवा हा, इसको घोष कहेंगे। अघोष का मतलब 1 और 2, किसी वर्ग का 1 और 2। तब मान लेते हैं था है, था, ता और था दूसरा ना है जी, तो अघोष होगा। चलिए, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। कई बच्चों का आंसर रहा। और हमेशा याद रखेंगे कि किसी वर्ग का प्रथम और दूसरा वर्ण क्या होता है? अघोष होता है। चलिए, शब्द विचार पर थोड़ा सुना जाए। शब्द विचार पर सुनेंगे। देखो, शब्द क्या है जो समझाते हैं? कहता है वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल, तेजी में सुनेंगे। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। और यह किसी वाक्य का छोटी इकाई है। देखो, दो प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा। तुमसे क्वेश्चन पूछ दे कि किसी भाषा की छोटी इकाई, भाषा की छोटी इकाई क्या होगी? तो भाषा का छोटी इकाई वर्ण होगा, वर्ण होगा। लेकिन यदि तुमसे पूछ दे कि किसी सेंटेंस, वाक्य की छोटी इकाई क्या होता है, तो वाक्य का छोटी इकाई शब्द होता है। वाक्य का छोटी इकाई क्या होगा? शब्द होगा। और भाषा की छोटी इकाई की बात की जाएगी तो वर्ण होगा, जबकि वाक्य का छोटा इकाई क्या होगा जी? शब्द होगा। अब ध्यान देना है, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। यदि कोई वर्ण लेते हैं जैसे का जोड़ मा जोड़ ला, तो इसका जो सार्थक मेल होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? जल्दी बोलिए, शब्द कहेंगे। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। आप सभी का एकदम जो है BSF दिशा साइंस क्लासेज, बिल्कुल स्वागत है आप सभी का। और यदि आप सभी हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। यह चैनल आप लोग के अच्छे रिजल्ट के लिए, बेहतर प्रदर्शन के लिए बनाया गया है। निःशुल्क यहाँ क्लासेज है, कोई फी नहीं लगना है। जितना एकदम ज्ञान लूटना है तो लूट लो। तो चलिए, बहुत बेहतरीन। अब इसमें उल्टा पुल्टा कुछ नहीं जोड़ देना है। अब तुम कह दो ना जोड़ हा जोड़ का, ना जोड़ फा जोड़ का, आई नफक का कोई मतलब ही नहीं है, तो इस शब्द नहीं होगा। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहेंगे। जैसे तैसे शब्द लाएंगे, जैसे तैसे वर्ण लाएंगे, वह शब्द नहीं होगा। यह ध्यान देना है। तो सभी बच्चों का क्लियर हो गया है। अब ध्यान दीजिए बढ़िया से। देखिए, शब्द के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं, इसको ध्यान रखना है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 4 भेद। एक को कहते हैं तत्सम। एक को कैसा शब्द कहेंगे? तत्सम। दूसरा को तद्भव, और तीसरा को देशज, और चौथा को विदेशज। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं जी? 4 भेद। तत्सम, तत्भव, देशज और विदेशज। तत्सम, तत्भव, देशज और विदेशज। उत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। पहला, जल्दी बोलिए, रूढ़ शब्द। दूसरा, यौगिक शब्द। और तीसरा, योगरूढ़ शब्द। तीसरा कैसा शब्द है? योगरूढ़ शब्द। पहला
रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। अब अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। कितने? दो भेद। एक को कहते हैं सार्थक और दूसरे को कहते हैं निरर्थक। तो मैं समझता हूं सभी बच्चों का भेद क्लियर हो गया। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद? चार भेद। तत्सम, तत्भव, देशज, विदेशज। तत्सम, तत्भव, देशज और विदेशज। व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। और अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद। एक सार्थक और दूसरा निरर्थक। एक क्या है? सार्थक और दूसरा निरर्थक। यह सभी बच्चे का क्लियर हो गया। चलिए अब एकक को हल्का एक्सप्लेन करते हैं, ज्यादा नहीं। देखो, तत्सम कहता है कि वैसे शब्द जो संस्कृत के मूल शब्द है। तत्सम वैसे शब्द जो संस्कृत के मूल शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? मूल शब्द है, मूल शब्द है। इसी मूल शब्द को हम लोग तत्सम कहते हैं। और तत्सम संस्कृत के शब्द हैं जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं। इसका देखो पहचान का नियम, यदि संयुक्त वर्ण प्रयोग हुआ है किसी शब्द में, संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण का मतलब क्या है कि इसमें यदि और ज्ञ, इन सभी को संयुक्त वर्ण कहते हैं। और कोई शब्द में संयुक्त वर्ण प्रयुक्त हुआ है तो इस संयुक्त वर्ण को क्या कहेंगे? जल्दी बोलिए। तो इस संयुक्त वर्ण यदि किसी शब्द में प्रयोग हो गए हैं तो उसको तत्सम के रूप में पहचानेंगे। जैसे मैं तुमसे पूछूं कि कर्ण, कर्ण, यह कर्ण कौन शब्द है? जल्दी आंसर करिए। यह कर्ण जो है कौन शब्द है? जल्दी से आंसर करिए। आशा कुमारी 3, बहुत बेहतरीन। यह कर्ण कौन शब्द है? एकदम तेजी में आंसर करेंगे। कर्ण कौन सा शब्द है? कर्ण जो हम लोग देख रहे हैं, यह कर्ण कौन सा शब्द है? जल्दी बोलिए। तो इसमें देखिए व्यंजन में संयुक्त वर्ण का प्रयोग हुआ है। संयुक्त वर्ण इसमें प्रयोग हुआ है कि नहीं हुआ है? तो नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें सत्र क्या है? आधा वर्ण है। और यदि किसी में आधा वर्ण का प्रयोग होगा तो वह भी तत्सम होगा। इसलिए क्वेश्चन मैंने दिया था, यदि किसी वर्ण में आधा का भी प्रयोग होगा। गुड इवनिंग, बिल्कुल गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए बिल्कुल जुड़िए सभी बच्चे जो हैं, जल्दी से एक बार लिंक को शेयर करिए एकदम जल्दी से। बहुत बेहतरीन, तत्सम, गुड इवनिंग, बिल्कुल गुड इवनिंग। तो चलिए अब तत्सम पहचान लिए, यानी आधा वर्ण रहेगा संयुक्त। जैसे मैं लिख दिया क्षत्रिय, इसमें त्र संयुक्त है तो यह क्या हो जाएगा? तत्सम। तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। तत्सम के बिगड़े रूप को क्या कहेंगे? तद्भव कहेंगे। और किसी शब्द में यदि चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है, किसी शब्द में चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा वह तद्भव होगा। चांद, माँ, किसी में भी हो जाए। दूसरी बात, यहाँ देशज, अपने देश में बोले जाने वाली जो शब्द होंगे वह देशज होंगे। जैसे लोटा, थरिया, गमछी, धोती, खटिया, मचिया, जो हम लोग अपना देहात में प्रयोग कर दिए उसी को देशज कहते हैं। जो विदेश से आया है, जिसका हिंदी संभव नहीं है, स्टेशन। अब तुमसे कोई पूछे कि स्टेशन का हिंदी जी, तो संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। स्टेशन का हिंदी होता है ध्रुव सकट विश्रामालय। तुमसे कोई पूछे कि सिग्नल, तो इसका हिंदी ही संभव नहीं है। सिग्नल का हिंदी होता है लौह लटकन पताका, लोहा में लटकन पताका। तुमसे कोई पूछ दे रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी सब विदेश से आया है। रेलगाड़ी का मतलब होता है लौह पथगामिनी वाहिनी। तो इन सब को हम लोग विदेशज में रखते हैं। तो मैं समझता हूं, चलिए सभी बच्चे लिंक को एकदम तेजी में शेयर करेंगे अपने मित्रों के पास और जल्दी से सभी बच्चे लाइव में जुड़ेंगे।
तो मैं समझता हूं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज सभी का क्लियर। एक बार तेजी में, संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तत्सम कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। जैसे अग्नि, जैसे अग्नि, इसमें देखो आधा ग आ गया ना, तो तत्सम है, तत्सम है। जैसे मैं इसी में कह दूं अग्नि के बाद नृप, नृप माने राजा, इसमें भी आधा वर्ण है ना, यह भी तत्सम है। इसी का शुद्ध रूप अग्नि का आग, नृप का राजा, अश्व का घोड़ा, ये सब तद्भव है, सब तद्भव है। दूसरी बात, अपने देश में तो देशज, दूसरी जगह से आया तो विदेशज। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन क्लास आप सभी लोग कर रहे हैं, इसी प्रकार करते रहिए और लिंक को जो है शेयर करते रहिए। अब सुनेंगे व्युत्पत्ति के आधार पर रूढ़ शब्द। तो कहता है वैसा शब्द जिसका खंड या टुकड़ा कर दे, क्या कर दे, खंड या टुकड़ा, और खंड या टुकड़ा करने पर अर्थ ही ना निकले। वैसा शब्द जिसका खंड या टुकड़ा करने पर अर्थ नहीं निकले तो उसको रूढ़ शब्द कहते हैं। कैसा शब्द कहते हैं, रूढ़ शब्द। जैसे काम, अब काम को अलगे करो, का जोड़ म तो कोई अर्थ है। आम, आ जोड़ म, जिसको अलग कर दिए तोड़ के और तोड़ने के बाद कोई अर्थ नहीं निकले तो इसी को हम लोग रूढ़ कहते हैं, रूढ़ है। योगी, जिसको खंड या टुकड़ा कर दे, खंड या टुकड़ा कर दे, तो खंड या टुकड़ा करने पर भी खंड या टुकड़ा कर दे उसके बाद अर्थ निकले, खंड या टुकड़ा के बाद अर्थ निकले तो उसको यौगिक कहेंगे। क्या कहेंगे, यौगिक। जैसे विद्यालय, विद्यालय, तो विद्यालय का विद्या जोड़ालय, विद्या मने विद्या, आलय मने घर, जहां विद्या का घर है वही विद्यालय। तो जिसको खंड या टुकड़ा कर दे उसके बाद भी उसका अर्थ निकले तो उसको हम लोग यौगिक कहते हैं। विद्यालय, शिवालय, देवालय, पुस्तकालय, हिमालय, इस सब को हम लोग क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। योगरूढ़ किसको कहेंगे भाई, योगरूढ़ तो नाम लेने पर विशेष अर्थ प्रकट करेगा। नाम जिसका लेंगे वो होवे नहीं करेगा, किसी और के बारे में बोलेगा तो उसी को हम लोग योगरूढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं, योगरूढ़। क्या कहते हैं, योगरूढ़। और योगरूढ़ में हमारा आएगा, जैसे बोलो हम कह दिए लंबोदर, लंबोदर, तो लंबोदर जब बोले तो नाम में आया गणेश, विशेष अर्थ प्रकट किया। बिना पानी तो सरस्वती माता, दशानन तो रावण, गजानन, नाम कुछ है लेकिन प्रकट कुछ कर रहा है तो इसको योगरूढ़ कहेंगे। और अर्थ के आधार पर सार्थक, जिस शब्द का सही सही अर्थ होगा वो सार्थक होगा। निरर्थक अकेले नहीं आता है, निरर्थक शब्द के बारे में सीखना है। कभी भी निरर्थक शब्द अकेले नहीं आएगा, निरर्थक शब्द जब भी आएगा तो सार्थक शब्द के साथ आएगा। जैसे चाय, ये तो सार्थक है लेकिन जैसे ही कह दिए कि चाय बाय, चाय बाय, तो चाय बाय यह क्या सार्थक है, वाय निरर्थक है। तुम भात कह दिया, भात उत, तो भात तो है लेकिन उत क्या निरर्थक है, तो यह निरर्थक हमेशा सार्थक के साथ चलेगा। तो चलिए अब जो है हम लोग का एकदम क्वेश्चन राउंड शुरू हो गया है, तो सभी बच्चे क्वेश्चन राउंड के लिए फिर से तैयार हो जाइए, फिर से क्वेश्चन राउंड के लिए तैयार हो जाइए। जल्दी से सभी बच्चे जुड़िए और क्वेश्चन राउंड के लिए तैयार। सभी बच्चे क्वेश्चन राउंड के लिए तैयार हो जाइए। चलिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, 2, 3, 4, 5। जल्दी से आंसर करिए। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, चॉइस A 2, B 3, C 4, D 5। जल्दी से सभी बच्चे आंसर करिए। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, बहुत बढ़िया। BSF बॉयज साइंस क्लासेज 4,
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंकित यादव सी, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। K2C। चलिए, तो मैंने अभी बताया उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द कितने भेद होते हैं? 4 भेद। एक मैंने बताया तत्सम, दूसरा मैंने बताया तद्भव, तीसरा मैंने बताया देशज, और चौथा मैंने बताया विदेशज। चौथा मैंने क्या बताया? विदेशज। बहुत बेहतरीन। चलिए, इसके बाद उत्पत्ति हटाया जाए, अगला प्रश्न लाया जाए। बनावट की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? बनावट के दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? 2, 3, 5, 6। बनावट के दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? बनावट की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? 2, 3, 5, 6। चलिए सभी बच्चे तेजी में आंसर करिए। बनावट के दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? जल्दी सभी बच्चे आंसर करिए। बनावट के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? अंकित यादव 4। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर करिए। बहुत बेहतरीन। समता कुमारी सी, इसका अलग कहानी है। समता कुमारी का 5 भेद होता है। वाह। चलिए बाकी लोग जो नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे। सभी बच्चे जो नए जुड़ते हैं एकदम लाइक करिए, एकदम दबा के वीडियो को। तो चलिए, बनावट की दृष्टि से शब्द के अभी मैंने समझाया कि बनावट या व्युत्पत्ति, उत्पत्ति नहीं, बनावट, व्युत्पत्ति और रचना तीनों एक ही बात है। बनावट, व्युत्पत्ति और रचना तीनों एक ही बात है, और इसके आधार पर 3 होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। सही आंसर कितना होगा? 2 का बी। 2 का सही आंसर क्या होगा? बी। कई बच्चों का बिल्कुल सही रहा। चलिए बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। चलिए, कर्पूर का तद्भव इनमें से कौन होगा? देखो कर्पूर लिख दिया गया। अब कर्पूर, कर्पूर में आधार है तो यह तो तत्सम हो गया। सही बच्चे पकड़ लिया कि सर जिस वर्ण में रहेगा वो आधा रहेगा, तो इसका तद्भव रूप क्या होगा? चॉइस ए कपूर, बी कर्पू, सी कपूर और डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी बोलिए तद्भव क्या होगा? तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। जल्दी से सभी बच्चे आंसर करिए। तीसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कर्पूर का तद्भव इनमें से कौन होगा? जल्दी आंसर करिए, जल्दी से। BSF बॉय, तीसरा साइंस क्लासेज ए, K2B। चलिए बाकी बच्चे एकदम आंसर लिखिए। समता कुमारी बी। चलिए बाकी लोग भी लिखिए आंसर, सभी आंसर। अंकित यादव बी। अरे तो कर्पूर का सबसे हल्का, हमने आम भाषा में कर्पूर कहते हैं, हमने कहते हैं कपूर लाओ, कपूर लाओ। तो यही ना है तद्भव। तद्भव यही तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। शुद्ध है कर्पूर, हमने कहे कपूर लाओ, कपूर लाओ, तो कपूर क्या हो जाएगा? तद्भव। 3 का सही आंसर ए था और अधिकांश बच्चे गलत बनाए। 3 का सही आंसर ए है और अधिकांश बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर जो है गलत दिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चले। ले लोटा। क्वेश्चन है कि लोटा कौन सा शब्द है? लोटा कौन सा शब्द है? चॉइस ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज और डी विदेशज। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। इसमें लोटा कौन सा है? जल्दी से आंसर करते चलिए। 4 का। बहुत बेहतरीन। 4 नंबर का आंसर करिए। लोटा कौन सा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। बहुत बढ़िया। तो लोटा देशज है जी। लोटा, थरिया, छिपनी, कठौती, तसली सब देशज है। बहुत बढ़िया। मौसम किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। मौसम। 5 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर करिए। मौसम कौन सा शब्द है? मौसम कौन सा शब्द है?
तत्सम तत्भव देशज विदेशज। चलिए जल्दी से सही बच्चे आंसर करिए। मौसम कौन सा शब्द है? तो मौसम तत्सम नहीं है, तत्भव नहीं, देशज नहीं है, मौसम विदेशज शब्द है जी। 5 का सही आंसर डी। शंख कौन सा शब्द है? जल्दी बोलिए, शंख कौन सा शब्द है? तत्सम तत्भव देशज विदेशज। शंख कौन सा? चलिए सर मैं पहले वाला आंसर देता हूँ सही, आप दूसरे वाला बोलो। ठीक है, पहले वाला ही बोलेंगे। चलिए, शंख कौन सा शब्द है? तत्सम तत्भव देशज विदेशज। शंख कौन सा शब्द है? तत्सम तत्भव देशज विदेशज। शंख जो है कौन सा शब्द है? तत्सम तत्भव देशज विदेशज। जल्दी से आंसर करिए। चलिए, तो शंख में देखिए आधा वर्ण का प्रयोग हुआ है, तो यह तत्सम हो जाएगा। 100 का सही आंसर ए। क्या हो जाएगा? 100 का सही आंसर ए। बनावट की दृष्टि से पुस्तकालय किस प्रकार का शब्द है? बोलो, उत्पत्ति के दृष्टि से, बनावट की दृष्टि से पुस्तकालय किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, यौगिक, योगरूढ़, इनमें से कोई नहीं। 7 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर करिए। बनावट की दृष्टि से पुस्तकालय कौन सा शब्द होगा? रूढ़, यौगिक, योगरूढ़, इनमें से कोई नहीं। 7 का सही आंसर जल्दी से सभी बच्चे करेंगे। चलिए सभी लोग 7 का सही आंसर करिए। सात का सही आंसर सभी लोग करिए। चलिए, किंग कोहली, बहुत बढ़िया। पुस्तकालय तोड़ देंगे तब पुस्तक जोड़ आलय, और तोड़ने पर भी अर्थ निकल रहा है पुस्तक का घर, तो यौगिक होगा। 7 का सही आंसर बी, बिल्कुल बढ़िया। चलिए 8 नंबर, बनावट की दृष्टि से शब्द है। बनावट की दृष्टि से शब्द है रूढ़, यौगिक, योगरूढ़, इनमें से कोई नहीं। बनावट की दृष्टि से शब्द है रूढ़, यौगिक, योगरूढ़, इनमें से कोई नहीं। 8 का सही आंसर सभी बच्चे करिए। बनावट के दृष्टि से शब्द है रूढ़, यौगिक, योगरूढ़, इनमें से कोई नहीं। 1 मिनट, इसमें क्वेश्चन छूटा हुआ है। बनावट की दृष्टि से पान शब्द है। क्वेश्चन अब पूरा हुआ। बनावट की दृष्टि से पान शब्द, पान शब्द कौन है? रूढ़ है, यौगिक है, योगरूढ़ है, इनमें से कोई नहीं। बनावट के दृष्टि से पान कौन शब्द है? तो बोलो पान को अलग करो, तब पा और जोड़ना, खंड करने पर कोई उत्तर नहीं है, कोई मतलब नहीं है, तो सही आंसर रूढ़ है। 8 का ए। 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। बिना पानी शब्द क्या है? यौगिक, योगरूढ़, इनमें से कोई नहीं। बिना पानी शब्द क्या है? रूढ़, यौगिक, योगरूढ़, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करिए। बिना पानी, तनीश कुमार बी। चलिए बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी आंसर करिए। बिना पानी कौन सा शब्द है? रूढ़, यौगिक, योगरूढ़, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करिए। बिना पानी, ए। चलिए जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। अभी मैंने बताया कि बिना पानी नाम कुछ ले लेकिन अर्थ कुछ और प्रकट करेगा। बिना पानी सरस्वती, तो ऐसे को योगरूढ़ कहेंगे। और 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ध्यान रखना है, 9 का सही आंसर क्या होगा? सी होगा। सभी बच्चे एकदम स्पष्ट हैं इसके लिए। चलिए बहुत बढ़िया। 9 के बाद हम लोग चले 10 नंबर पे। लंबोदर
लंबोदर शब्द है? चॉइस ए रूढ़, बी यौगिक, योगरूढ़ और डी इनमें से कोई नहीं। यह क्लास कितने बजे स्टार्ट होता है? प्रत्येक सैटरडे और संडे 6:10 से। बाकी दिन यह क्लास दिन में चलती है 9:30 से हिंदी। 9:30 से प्रत्येक दिन हिंदी का क्लास होता है। सैटरडे संडे हम लोग बच्चों को रेस्ट देने के लिए संडे को आ जाते हैं। चलिए, लंबोदर शब्द क्या है, आंसर करिए। तो मैं बताया हूं अभी कि नाम लेने पर विशेष अर्थ प्रकट करे। तो लंबोदर, तो यह गणेश हो जाएगा और गणेश सही आंसर, योग रूढ़ है, सी सही आंसर है। चलिए, बहुत बेहतरीन। 10 के बाद अगला नंबर चले। जल शब्द है तत्सम, तत्भव, देशज, विदेशज। जल कौन सा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। जल्दी से आंसर करिए। तो हम लोग जानते हैं कि जल जो है यह शुद्ध शब्द है। जल का मतलब पानी होता है और सही आंसर 11 का ए है, तत्सम। जल के जगह पानी रहता तो यह तद्भव होता, लेकिन जल है तो यह तत्सम होगा। बहुत बढ़िया। चलिए सर जी, क्या है बोलिए। हिंदी का क्लास चल रहा है और क्या है गधा कहेगा। चलिए, जो नए बच्चे जुड़ते हैं एक बार लाइक जरूर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो 11 का सही आंसर ए तत्सम है। 11 के भी ऊषा शब्द क्या है? जल्दी बोलो। ऊषा। चॉइस ए तत्सम, बी तत्भव, सी देशज और डी विदेशज। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी करो। ऊषा शब्द क्या है? तत्सम, तत्भव, देशज, विदेशज। ऊषा शब्द क्या है? जल्दी से सही बच्चे आंसर करेंगे। ऊषा शब्द क्या है? तत्सम, तत्भव, देशज, विदेशज। ऊषा शब्द क्या है? तत्सम, तत्भव, देशज, विदेशज। बलदेव कुमार निषाद, हेलो सर। चलिए, बहुत बेहतरीन। तो उषा फिर तत्सम है। उषा का मतलब सुबह का प्रातः काल होता है। सर कल एग्जाम है बायोलॉजी का, ऑब्जेक्टिव लाए। सब धीरे धीरे आएगा। बायोलॉजी भी आएगा, केमिस्ट्री भी आएगा, मैथ भी आएगा। अभी हिंदी बना रहा है तो हिंदी पढ़ो। हिंदी का भी एग्जाम होगा, ऐसा नहीं है कि हिंदी का एग्जाम नहीं होगा। चलिए, सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पर, और आंसर एकदम आंसर करिए। चलिए, जल्दी से आंसर करिए सभी बच्चे, एकदम तेजी में। चलिए, रवि सिंह जी बोलिए, बोला जाए। क्या कष्ट है? चलिए रवि जी, क्या कष्ट है आपका, बोलिए। चलिए, उसको ब्लॉक करो, रवि को ब्लॉक करो, बिना मतलब काम करे। चलिए, बिना मतलब का कमेंट सेक्शन करोगे रंजीत कुमार, बिना मतलब का कमेंट सेक्शन करोगे, टेक्निकल टीम बगल में ही बैठा हुआ है, एकदम तुमको ब्लॉक कर दिया जाएगा। एकदम समझ लो बढ़िया से, कोई नहीं सुनेंगे। पढ़ाई संबंधी बात है तो एकदम तुम सही आंसर करोगे रंजीत कुमार, एकदम तुम्हारा नाम लेंगे। तो सही आंसर तत्सम हो गया। चलिए, अगले नंबर प्रश्न को हम लोग देखें। चलिए, थोड़ा संज्ञा सुन लेते हैं और संज्ञा के बाद हम लोग एकदम तेजी में सुने, सभी बच्चे सुन लेंगे। संज्ञा कहते किसको है? संज्ञा बड़ा आसान है जी, संज्ञा में भार नहीं लगना है। कहता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, और तीसरा, जल्दी बोलिए, जातिवाचक के बाद क्या होगा? बहुत बेहतरीन, समूहवाचक, और समूहवाचक के बाद द्रव्यवाचक, और फिर भाववाचक। भाववाचक एकदम ध्यान देंगे। यदि किसी संज्ञा से
कोई भी चीज अकेले बोध होगा, केवल अकेले, केवल उसी का बोध होगा, अकेले रहेगा तो व्यक्तिवाचक, लेकिन साथे आएगा अपना खानदान लेके, परिवार लेके, खानदान लेके, परिवार लेके, तो वो जातिवाचक। समूह में आ गया तो उसको समूहवाचक, और द्रव है, माप तोल रहे हैं तो द्रववाचक, और उसको देख नहीं सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं तो भाववाचक। एक बात और समझा दे, इस सभी दृश्य होगा, यह सभी दिखाई देगा, यह अदृश्य होगा, यह दिखाई नहीं देगा, भाववाचक अदृश्य होगा। चलिए, बहुत बेहतरीन, गुड इवनिंग सभी का। और यदि एकदम नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को एकदम सब्सक्राइब करके रखेंगे, बहुत बेहतरीन। तो व्यक्तिवाचक जब कोई चीज अकेले संबोधित होगा, स्थान, व्यक्ति, वस्तु साथ साथ में आएगा जातिवाचक, समूह में आएगा समूहवाचक, माप तोल के आएगा द्रववाचक, और भाव आएगा, इमोशन रहेगा तो उसको भाववाचक कहेंगे। तो चलिए एकदम क्लास शुरू किया जाए। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, जल्दी से आंसर करिए। 4, 5, 8, 10। संज्ञा के कितने भेद हैं, 4, 5, 8, 10, जल्दी से आंसर करिए। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, जल्दी से आंसर करेंगे। 4, 5, 8, 10। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, सभी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। 4, 5, 8, 10। सभी पढ़े कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। प्रिया कुमारी का आंसर बिल्कुल सही है, एक का भी, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। राम कौन संज्ञा है, राम जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा, राम कौन संज्ञा है, बहुत बेहतरीन आंसर, बहुत बेहतरीन आंसर। तो बोलो, राम अकेले आया है कि अपना पूरा परिवार के साथ आया, राम बोल रहा है तो किसी एक लड़के का बोध हो रहा है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। और दू का भी, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन जी। चलिए, गाय दूध देती है, गाय दूध देती है, इस वाक्य में गाय कौन संज्ञा है, चॉइस ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी भाववाचक, और डी द्रव्यवाचक। जल्दी से आंसर करिए, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आप लोग कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। तीसरा नंबर में आइए, गाय दूध देती है में गाय कौन संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, जल्दी से आंसर करिए। गाय दूध देती है, और गाय जो दूध दे रही है, इसमें गाय कौन संज्ञा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो गाय दूध देती है और गाय है, तो गाय अकेले नहीं आया, काली गाय, उजली गाय, छोटी गाय, मोटी गाय, बड़ी गाय, पतली गाय, सब गाय आ गया। तो सही आंसर जातिवाचक संज्ञा होगा, बहुत बेहतरीन आंसर। चलिए, सभी बच्चों का आंसर बहुत बेहतरीन रहा, 3 का भी। उसकी ईमानदारी प्रसिद्ध है, इसमें ईमानदारी कौन संज्ञा है, उसकी ईमानदारी प्रसिद्ध है, इसमें ईमानदारी कौन संज्ञा है, चॉइस ए जातिवाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, यहाँ व्यक्तिवाचक कर देते हैं। चलिए जल्दी से आंसर करिए सभी बच्चे, 4 का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर करिए, 4 का सही आंसर करिए। उसकी ईमानदारी प्रसिद्ध है, इसमें ईमानदारी कौन संज्ञा है, चॉइस ए जातिवाचक, बी द्रव्यवाचक, सी व्यक्तिवाचक, और डी भाववाचक। जल्दी आंसर करिए। तो उसकी ईमानदारी, क्या ईमानदारी दिखाई देती है ऐसा कोई थर्मामीटर कि किसी को लगा के चेक कर रहा है कि अरे इसके अंदर ईमानदारी इतना है, दिखाई नहीं देगा, यह एक प्रकार का भाव है। सही आंसर डी, 4 का डी, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन आंसर। चलिए, 4 के बाद 5 नंबर, वहां सभा हो रही है, यहाँ सभा शब्द कौन संज्ञा है, चॉइस ए जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। जल्दी से 5 का आंसर करिए, तेजी में 5 का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से आंसर करिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, रंजीत कुमार। चलिए बहुत बढ़िया। तो 5 का डी, समूहवाचक, सभा में समूह में लोग बैठे रहते हैं,
तो यह समूहवाचक है। बहुत बेहतरीन आंसर। सही है, सही है। भाववाचक, द्रववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक। भाव का आंसर करिए, भाव का आंसर करिए। सही क्या है? भाववाचक, द्रववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक। जल्दी आंसर करिए। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। सही क्या है? भाववाचक, द्रववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक। जल्दी से आंसर करिए। दही क्या है? दही क्या है? जल्दी आंसर करिए। भाववाचक, द्रववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक। दही क्या है? बहुत बेहतरीन। दही एकदम द्रववाचक है। दही को तौल के लिया जाता है। सही आंसर बी है। दही व्यक्तिवाचक है, सॉरी द्रववाचक है, बी। हवा क्या है? हवा समूहवाचक, द्रववाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। बोलो हवा क्या है? हवा समूहवाचक, द्रववाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। जल्दी से बोलो। हवा क्या है? समूहवाचक, द्रववाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। हवा क्या है? हवा क्या है? जल्दी से आंसर करो। 7 का सही आंसर क्या है? 7 का करो आंसर। हवा क्या है? हवा क्या है? डी डी डी, भाववाचक, भाववाचक, भाववाचक। 7 का बी। अरे तो हवा को माप सकते हैं, बोलो। हवा को बैलून में भरते हैं। तुम गाड़ी में हवा भराते हो, चक्का में, ट्यूब में, तो वहां पर मापता है कि कितना हवा है रे नालायक कहीं का। तो द्रववाचक है, द्रववाचक है। 7 का सही आंसर बी। बैलून में हवा भरते हैं, कितना भराएगा तय करते हैं, कि द्रववाचक। चलिए बहुत बढ़िया। धुआं कौन संज्ञा है? चलिए धुआं, धुआं कौन संज्ञा है? द्रववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक। धुआं कौन संज्ञा है? धुआं, धुआं, धुआं कौन संज्ञा है? जो तुम लोग धुआं धुआं उड़ाए रहता है, या धुआं कौन संज्ञा है? जल्दी से आंसर करो। धुआं कौन संज्ञा है? धुआं कौन संज्ञा है? धुआं, धुआं कौन संज्ञा है? धुआं कौन संज्ञा है? जल्दी से आंसर करो। धुआं कौन संज्ञा है? धुआं, बी बिल, धुआं, धुआं। 8 का ए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धुआं कौन संज्ञा है? बहुत बेहतरीन। 8 का सही आंसर ए है जी, बिल्कुल सही, द्रववाचक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब तुम लोग धर लिया लाइन। आदमी बताओ, आदमी, आदमी कौन संज्ञा है? आदमी व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक। आदमी कौन संज्ञा है? जल्दी से आंसर करो। आदमी कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक। आदमी कौन संज्ञा है? आदमी। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए। आदमी कौन संज्ञा है? आदमी कौन संज्ञा है? बहुत बढ़िया। 9 का सी, 9 का सी, श्वेतानंद ए टू सी। आदमी कौन संज्ञा है? आदमी, रंजीत कुमार। आदमी कौन संज्ञा है? आदमी कौन संज्ञा है? अरे आदमी माने कौन आदमी? कौन आदमी? काला आदमी, लंबा आदमी, मोटा आदमी, पूरा आदमी ये है। तो जातिवाचक। 9 का कई बच्चों का आंसर एकदम सही था, सी। शेक्सपियर कौन संज्ञा है? चॉइस ए व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रववाचक, समूहवाचक। शेक्सपियर कौन संज्ञा है? शेक्सपियर कौन संज्ञा है? जल्दी से आंसर करेंगे। शेक्सपियर कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रववाचक, समूहवाचक। शेक्सपियर कौन संज्ञा है? जल्दी से आंसर करिए। शेक्सपियर कौन संज्ञा है? ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी द्रव्यवाचक, और डी समूहवाचक। शेक्सपियर। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए। बहुत बेहतरीन। सभी जो नए बच्चे जुड़ते हैं चैनल को एकदम सब्सक्राइब करेंगे, और दबा के एकदम लाइक ठोको, कमेंट सेक्शन में एकदम गर्दा उड़ा के रखो। चलिए शेक्सपियर कौन है?
बहुत बढ़िया। व्यक्तिवाचक, शेक्सपियर एक लेखक है जी, और शेक्सपियर से एक ही व्यक्ति का, विश्व में शेक्सपियर एक ही है। और 10 का सही आंसर ए। चलिए, तो आज जो है हम लोग का क्लास संज्ञा तक कंप्लीट हो गया, और सभी बच्चों ने खूब प्रेम दिया, और आज फिर आप लोगों ने जो प्रेम दिया है बहुत बेहतरीन। तो कल से रूटीन अपना यूट्यूब के स्लाइड में लगा रहेगा, वहां से रूटीन देखेंगे, और हिंदी का क्लास करना नहीं भूलेंगे, फिजिक्स का क्लास नहीं करेंगे, सॉरी करना नहीं भूलेंगे। और अगला दिन, अगले शनिवार, सुनेंगे बढ़िया से, अगले शनिवार और फिर रविवार इसी प्रकार मैराथन के लिए तैयार रहेंगे। 1.5 से 2 घंटा अगले शनिवार और अगले रविवार फिर गर्दा उड़ाएंगे जी। तो चलिए, कल से हम लोग की मुलाकात सुबह में होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत आभार। आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए, तो आज का सेशन को समाप्त किया जाए, मिलते हैं अगले दिन। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।